हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजोट्रोपिक मिक्सचर एंड एजोट्रोप्स, colligative properties, osmosis, and last one is Vents of factor. So let's start with first topic, that is ideal solution. Ideal solution simple हम define कर सकते हैं those solution which obeys the Raoult's law over the entire range of concentration. Those solution are known as ideal solution. For such solution, enthalpy of mixing, that is delta X mix or delta mix H is equals to 0, and for volume change on mixing is also should be 0. V equals to 0. So there is an important note. The above property shows that no heat is absorbed or released when the components are mixed. तो इन दो जो हमने प्रॉपर्टीज बताई, इनसे हमें क्या पता चल रहा है सिंपल, कि जो हमारी हीट है वो ना तो एब्जॉर्ब हो रही है ना रिलीज हो रही है ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब हम दो कंपोनेंट, सपोज लेट वन कंपोनेंट बी ए एंड लेट अनदर कंपोनेंट बी बी, तो हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट कंपोनेंट मिलता है सी, उसके टेम्परेचर में और उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। देन वी कॉल्ड इट एज एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइक एन आइडियल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग अ बाइनरी सॉल्यूशन इन विच द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस ऑफ ए एंड बी आर फाउंड टू बी ऑफ same magnitude as that of intermolecular interaction of pure component, that is AA and BB interactions. तो इस स्टेटमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ईजी है। यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन लिया है, फॉर एग्जांपल प्योर एन हेक्सेन, और यहाँ पे हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया है, फॉर एग्जांपल प्योर एन हेप्टेन। यहाँ पे हमारा जो ए सॉल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में है ए इंटरेक्शन, और जो बी जो सॉल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में है बी बी इंटरेक्शन। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, लेट इट बी सी, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी, ये हमारा रिजल्टेंट है सॉल्यूशन। तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी ए बी इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर, यहाँ पे हमारे वेपर प्रेशर थे ए के, ये दीज आर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। यहाँ पे थे हमारे वेपर प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन, एंड यहाँ पे जो हमारे वेपर प्रेशर्स होंगे वो यहाँ पे किस किस के होंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए भी होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, एंड लेट दीज बी द वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो इसके केस में यहाँ पे जो सी सॉल्यूशन हमें मिल रहा है डेट विल बी द आइडियल सॉल्यूशन। वाई? बिकॉज जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी, एंड डेट विल बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है हमारा, सेम यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट गिवन है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस ऑफ ए बी आर फाउंड टू बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ प्योर कंपोनेंट, दैट इज ए and BB interaction. And here it is a note, that is practically no solution is ideal, but some solutions are nearly ideal in behavior. For example, जैसे हम example लेते हैं, जैसे हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं बेंजीन प्लस टोल्यूइन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। सो दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, those solutions will known as the non-ideal solutions. There will be an enthalpy change as well as the volume change, that is delta mix H not equals to 0 and also delta mix B not equals to 0. So for such solutions, the vapor pressure of solution is either higher or lower than the predicted value of the Raoult's law. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। नाउ
let it be consider our first solution, let it be pure A and let it be B solution that is pure B. Here it is. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ए इंटरेक्शन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, बी इंटरेक्शन होगा. यहाँ पे क्या होंगे, कुछ हमारे वेपर प्रेशर्स होंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए. यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए. और यहाँ पे भी वेपर प्रेशर किसके हमें मिलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी. तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वेपर प्रेशर जो रिजल्टेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो या तो हायर होगा देन ए और बी, और वेपर प्रेशर विल बी लोअर. ठीक है, तो हम इसको समझेंगे. तो हम यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन होगा उनके बीच में. तो यहाँ पे जो हमारे वेपर प्रेशर आएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, हमने फर्स्ट कंडीशन ली कि वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है देन द ए और बी के वेपर प्रेशर से. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी का जो इंटरेक्शन है, जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच का यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो क्या है, कम है. इसलिए तो वो ज्यादा, मतलब इंटरेक्शन कम है इसलिए वो ज्यादा हमें वेपर की फॉर्म में मिल रहे हैं. ठीक है, दोनों मतलब जो ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, वीक इंटरेक्शन है यहाँ पे देन द ओरिजिनल ए एंड बी इंटरेक्शंस. ठीक है, और दूसरा हमने केस लिया कि मान लो ए बी जो इंटरेक्शन है वो मान लो ज्यादा है, ये क्या है, वीकर की जगह पे यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस है देन द प्योर ए बी. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर्स होंगे वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी डिक्रीजेस. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये जो वेपर प्रेशर कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये है क्या, हम इसको अब आगे की वीडियो में थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. इफ द वेपर प्रेशर इज हायर, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर क्या है, हायर है. इफ द वेपर प्रेशर इज हायर देन द प्रेडिक्टेड वैल्यू, इट इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव डेविएशन. सो हेयर इट इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन. हेयर ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ए बी इंटरेक्शंस क्या है, वीकर है देन द ए और बी इंटरेक्शन से. सो देयरफॉर जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूल्स की, ए एंड बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, इट विल बी इंक्रीजेस. मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में भी यही चीज बताई थी कि वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसका रीजन क्या है, वीक इंटरेक्शंस. और यहाँ पे भी यही सेम चीज है कि जो ए बी इंटरेक्शंस हैं वो क्या है, वीकर हैं देन द ए और बी इंटरेक्शंस. तो अब हम इसको ग्राफिकली समझते हैं. तो सिंपल, हम यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वेपर प्रेशर क्या है, हायर है. तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली. ये जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है ये बाय द राउल्ट्स लॉ है, और इसको हमने पूरा पॉजिटिव डेविएशन को ग्राफिकली शो किया है. फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका, तो सिंपल एसीटोन प्लस बेंजीन, एंड नेक्स्ट एग्जांपल विल बी एसीटोन प्लस O2. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेगेटिव डेविएशन. इफ द वेपर प्रेशर इज लोअर देन द प्रेडिक्टेड वैल्यू, इट इज कंसीडर्ड एज द नेगेटिव डेविएशन. एक्सप्लेनेशन हेयर, ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन द ए एंड बी इंटरेक्शंस. सो देयरफॉर escaping tendency of the molecules of A and B decreases, which results in the decrease in the vapor pressure of the solution. For example, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल, फिनॉल प्लस एनिलीन, एंड नेक्स्ट वन इज CHCl3 प्लस एसीटोन. इसे हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बाय, मतलब यहाँ पे जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो हम इस तरीके से इसको कर्व लाइंस बनाएंगे. तो हम इसको ये क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स और एजोट्रॉप्स. अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू लिपिड्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड and vapor phase are known as the
azotrops. Azotrops boil at the same constant temperature. These can't be separated by even fractional distillation के थ्रू हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे एक पूरा सेटअप बनाया है. यहाँ पे हमारे क्या है, ए बी सॉल्यूशन इस कंटेनर के अंदर फिल्ड है और यहाँ पर हमने एक पाइप के थ्रू पूरा सेटअप किया है. दिस इज कंडेंसर जो कि हमारे वेपर फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करता है. फिर यहाँ पे एक और हमने कंटेनर लिया है. यहाँ पे लेट ए बी द सॉल्यूशन लाइक इथेनॉल एंड बी बी द वाटर. तो हम यहाँ पे इनको हीट कर रहे हैं. यहाँ पे हमने एक टेम्परेचर भी लगाया हुआ है. हम इनको हीट करते हैं तो जब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आता है डेट इज 78 डिग्री सेल्सियस, तो इथेनॉल क्या हो जाता है, बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, मतलब वेपर फेज में आ जाता है. तो यहाँ पे जब वो आता है वेपर फेज में, तो यहाँ पे वेपर फेज क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. और यहाँ पे तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और यहाँ पे हमें इस कंटेनर के अंदर इथेनॉल मिलता है और इसके अंदर केवल हमें वाटर मिलता है. तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम इनको सेपरेट कर पा रहे हैं और इनका क्या है, सेम कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर भी नहीं है. तो ये क्या है, ये दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या है, एजोट्रोप्स नहीं है, एजोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं कर रहा है. These are here are some types of azotrops. Like first one is minimum boiling azotropes and second one is maximum boiling azotropes. Minimum boiling azotropes क्या होते हैं, those solution which shows large positive deviation from the Raoult's law forms the minimum boiling azotropes. For example, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल प्लस वाटर. इथेनॉल क्या है, 95% ऑफ इथेनॉल है और वाटर 5%. और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है, रेक्टिफाइड स्प्रिट. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दो सॉल्यूशन विच शो द लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ फॉर्म्स द मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स. फॉर एग्जाम्पल H2O प्लस HNO3. HNO3 क्या है, 68% बाय मास. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. So those properties of the solution which depends on the amount of solute particles not on their nature. जो amount of solute particles पे depend करती हैं not on their nature are called the colligative properties. For example, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट उसमें लिया है, कंटेनर में वाटर लिया है. एग्जाम्पल हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की. तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक वेपर प्रेशर, यहाँ पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो क्या है, P के इक्वल है. अब हमने इसके अंदर वाटर के अंदर सॉल्यूशन मिलाया तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हो रहा है इसका डिक्रीज हो रहा है. दूसरे कंटेनर में हमने उतने ही अमाउंट वाटर के अंदर, उतनी ही अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर हमने सॉल्ट मिलाया है. जितनी क्वांटिटी में हमने यहाँ पे शुगर मिलाया था उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पे सॉल्ट मिला रहे हैं. तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है अगेन इट विल डिक्रीज. तो जितना डिक्रीज हमें इसके अंदर देखने को मिलता है उतना ही डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या है, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. यहाँ पे शुगर है उसका अलग नेचर है, सॉल्ट का अलग नेचर है. तो ये नेचर पे डिपेंड ना करके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे सॉल्ट के अमाउंट बढ़ा देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज और ज्यादा होगा हमारा. ठीक है, सो हियर्स 4 colligative properties. First one is relative lowering of vapor pressure. Second one is elevation in the boiling point. Third one is depression in the freezing point. And last one is osmosis and osmotic pressure. So our first colligative property is relative lowering of the vapor pressure. So vapor pressure of the pure solvent is usually higher and it decreases with the increase in the amount of solute particles added into it. तो जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो यूजुअली हायर होता है. जैसे जैसे हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स उनमें मिलाते हैं उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. सो लेट
x1 be the mole fraction of the solvent, x2 be the mole fraction of solute, P1 naught be the vapor pressure of the pure solvent, and P1 be the vapor pressure of the solution. So here is a very small derivation. So according to the Raoult's law, P1 equals to P1 naught x1. This is our equation first. Next है हमारा lowering of the vapor pressure of solution can be given as delta P1 equals to P1 naught minus P1. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, जो प्योर वेपर प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. तो इसलिए हमने ये इक्वेशन बनाई है. अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल्टा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x2. नेक्स्ट, lowering in the vapor pressure of solution is directly proportional to the amount of solute added to it. मतलब जितना ज्यादा हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे अपने सॉल्वेंट में तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, उतना ही डिक्रीज होगा. सो रिलेटिव lowering of the vapor pressure can be given as by this formula. ठीक है. नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी elevation in the boiling point. The boiling point of the liquid is that temperature at which vapor pressure of liquid is equals to the atmospheric pressure. Elevation in the boiling point समझने से पहले हमें boiling point समझना होगा. क्या होता है boiling point? तो सिंपल boiling point क्या होता है, लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. So when a non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure of the solution decreases. Vapor pressure decrease होता है. So the boiling point is always higher. Here Vp represent the boiling point is always higher for a solution than that of a pure solvent. So therefore the elevation in the boiling point can be written as delta Tb equals to Tb minus Tb naught. तो यहाँ पे हमारा डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. और यहाँ पे जो हमारी लास्ट टर्म है टीबी नॉट वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू इट. तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी नॉट, केबी मल्टीप्लाई बाय एम. तो हमारा यहाँ पे केबी क्या है, मोलर डेविएशन कांस्टेंट और इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट. यूनिट ऑफ द केबी विल बी केल्विन किलोग्राम पर मोल. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा m है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलैलिटी को. ठीक है. तो मोलैलिटी को हम और कैसे लिख सकते हैं, NS बाय W सॉल्वेंट. मतलब NS क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एंड W मतलब जो मास होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है. तो हम यहाँ पे इस तरीके से, ये क्या है केजी में है और यहाँ पर अगर हम इसको ग्राम में लिखते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000. तो यहाँ पे फाइनल हमारा जो फॉर्मूला है वो ये आ गया. ठीक है. यहाँ पे बस हमने नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. सबसे पहले हम ये समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. सो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर. तो when a non-volatile solute is added to the solvent, the freezing point of the solution is always lower than that of the pure solvent as vapor pressure of solution decreases. तो जैसे जैसे हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिप्रेशन आता है इन द फ्रीजिंग पॉइंट एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस. द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग. तो जो डिफरेंस आता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में, दैट इज नोन एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग. सो it can be defined as delta TF equals to T naught F minus TF. तो यहाँ पे हमारा डेल्टा TF क्या है, डिफरेंस इन द, और
डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा नॉट एफ क्या है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे हमारा सिंपल टी एफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला आ गया। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आर मोर देन द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी मोर। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या है जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। यहाँ पे हमारा डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो गया के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का ये पूरा फॉर्मूला होता है। अगर आपको और अच्छे से मोलैलिटी क्या होती है समझनी है देन यू कैन गो थ्रू विद आवर पार्ट फर्स्ट ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। तो यहाँ पे के एफ क्या है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोसिस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। सो द फिनोमेना ऑफ द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द एक्स्ट्रा प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई to prevent the passage of solvent through a semi-permeable membrane। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें पहले ढंग से ऑस्मोसिस को समझते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एक हमने कंटेनर लिया है जिसमें केवल हमने यहाँ पे वाटर फिल किया है एज अ सॉल्वेंट, और यहाँ पे हमने वाटर के साथ क्या मिक्स कर दिया शुगर मिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगाई है, दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो जो वाटर का फ्लो होगा, ऑस्मोसिस क्या होता है फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो वाटर होगा वो इधर से हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या करेगा फ्लो करेगा वाटर। ठीक है, ये क्या है हमारी लोअर कंसेंट्रेशन। तो फ्लो है वाटर का, इसको हमें क्या करना है स्टॉप करना है, प्रिवेंट करना है पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं टू स्टॉप दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला आता है, हियर इट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/e। तो यहाँ पे ये क्या है पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा पाई इक्वल्स टू CRT। R क्या है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, T क्या है टेम्परेचर, C क्या है हमारा C क्या है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पाई। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। So the direction of the osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side। हमें सॉल्वेंट के पैसेज को प्रिवेंट करना था तो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो लेकिन हमें उस पैसेज को रिवर्स करना है तो वी हैव टू अप्लाई द pressure larger than the osmotic pressure. Now the pure solvent flows out from the solution through the semi-permeable membrane. This phenomena is known as the reverse osmosis. तो हम इसको एक अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमने वाटर फिल किया है और यहाँ पे हमने वाटर प्लस शुगर फिल किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो ओरिजिनल जो फ्लो होगा वाटर का फ्रॉम दिस टू दिस होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है लगाई हुई है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो सॉल्वेंट ये क्या है सॉल्वेंट हायर कंसेंट्रेशन में, यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन हम देख रहे हैं मतलब लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट हायर कंसेंट्रेशन और यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट की लोअर कंसेंट्रेशन है। ठीक है, लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे अब हमें
प्रेशर अप्लाई करेंगे हम, प्रेशर जो हम अप्लाई करेंगे इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो जब हम ये प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो सॉल्वेंट का जो फ्लो है फ्रॉम दिस टू दिस की जगह, फ्रॉम सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जगह पे ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम यूज करते हैं इन द डीसैलिनेशन ऑफ द वाटर टू गेट द सॉल्ट फ्री वाटर। सो सेलुलोज एसीटेट इज द SPM यूज्ड इन दिस प्रोसेस। SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो यूज किया है वो कौन सी की है, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। तो इन 1886 वेंट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड I फैक्टर to express its extent of association and dissociation of solutes in solution, and I can be calculated as normal molar mass upon observed molar mass, that can be also written as Mn by M0, ठीक है। तो association के लिए I is always less than 1, for dissociation I is always greater than 1, and for if there is no association or dissociation then I will be equals to 1. So after introducing the Vent of factor, our new colligative properties can be written as like this. Relative lowering in the vapor pressure become elevation in the vapor pressure, depression in the freezing point, depression in the freezing point, osmotic pressure। तो ये हमारी न्यू colligative properties आ जाएंगी, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा विच इक्वल्स टू number of moles of particles after dissociation upon number of particles before dissociation, that will become alpha equals to I minus 1 upon n minus 1. Next, degree of association which is represented by beta, which is equals to I minus 1 upon 1 minus n minus 1. So that's all for today. इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री ख़त्म होता है। सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो स्टे ट्यून विद अस फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।